हाँ, तो मित्रों मुद्दा है कि महँगाई को नापे कैसे उसका एक इंडिकेटर होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई। उसकी मेथड में बेस ईयर में बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ में थोड़ा बदलाव आया है और अखबार वाले अननेसेसरीली उतना उसे जटिल बना रहे हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है। हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत चुनिंदा फैक्ट्स को, कांसेप्ट्स को समझना है। चलिए शुरू करते हैं। कुल मिलाकर जो 4-5 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बेस ईयर क्या होता है, इसकी फ़ॉर्मूला क्या है, मेथोडोलॉजी क्या है और वेट्स में क्या बदलाव आया है। टाइम स्टैम्प के हिसाब से देख लेना और अंत में हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पीवाईक्यू भी सॉल्व करेंगे। मान लीजिए मैं एक शॉपिंग बास्केट में कुछ सामान रखूं और 2012 जिसे मैं कहूं बेस ईयर, उस वक्त उस शॉपिंग बास्केट का प्राइस था 100 रुपए। फिर मुझे हर महीने जाना है मॉल में और दुकानदार को पूछना है कि यही चीज़ें वापस खरीदने के लिए कितना बिल आएगा। तो 100 रुपए हैं, 110, 120। मान लो पिछले साल इस बास्केट का प्राइस हो गया 130 और इस साल इसका प्राइस हो गया 150। तो पिछले साल के मुकाबले इस साल कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ? 15%। तो वो हो गया हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो अखबार की सुर्खी बनेगा तो हम कहेंगे सीपीआई हेडलाइन है। अब ये जो बेस ईयर था 2012, नॉर्मली हर 5-5 साल पे इसे अपडेट करना चाहिए क्योंकि पब्लिक की शॉपिंग पैटर्न, कंजम्पशन पैटर्न भी तो बदल रही है। पहले हम फ़िल्में देखते थे वीएचएस कैसेट पे, फिर आया डीवीडी, उसके बाद ये नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, ओटीटी पर हम देखते हैं। तो उस हिसाब से बेस ईयर को चेंज करना चाहिए और सरकार यही कर रही है कि पूरे साल में कितना उत्पादन हुआ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, तो उसका भी बेस ईयर बदला जा रहा है। फैक्ट्रियों ने कितना उत्पादन किया, उसका अलग से एक इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन निकल रहा है, उसका भी बेस ईयर चेंज हुआ। और महंगाई कितनी बदली, तो उसका भी बेस ईयर जो पहले 2012 था बदल के किया 2024 और इसका लेटेस्ट डेटा या शुरुआत फरवरी में कल आई थी, तो हम आज ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। ये सब दिमाग कौन खर्च करता है, क्या बेस ईयर रखना है? तो सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मोस्पी, उसके नीचे एक संस्था है एनएसओ, ये सब काम करते रहते हैं। फिर आपको ये सारे बेस ईयर रट के जाने हैं, वीडियो पॉज करके रट लो पहले। 4 3 2 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि हर 5-5 साल पे बदलना चाहिए बेस ईयर। तो पहले सीपीआई का बेस ईयर था 2012, अब बदल के किया 2024 और इसका भी डेटा तो अभी 2026 से शुरू किया इन्होंने। तो मतलब आप सोचो कि 10 साल से ज़्यादा का लैग हो गया। तो कहाँ सो रहे थे? अब जाके क्यों याद आया? क्योंकि सरकार ने सोचा कि एक नॉर्मल ईयर पकड़ते हैं, उसे अपना बेस ईयर बनाते हैं। तो 2012 के बाद हम 4-5-6 साल बाद सोचे क्या आएगा? साल 2016, तो उस वक़्त नोटबंदी हुई, उसके चलते इकोनॉमी में जो उथल-पुथल हुई, तो वो नॉर्मल ईयर नहीं था। अब के 2017 को बेस ईयर रख लेते, उस साल जीएसटी आया तो फिर उथल-पुथल हुई, सरकार ने कहा नहीं जमेगा। उसके बाद 2019 आया, लेकिन उस वक़्त जीडीपी बहुत गिर गया था, तो वापस सरकार ने नहीं मज़ा आ रहा है। 2020 में कोरोना आया, नहीं मज़ा आ रहा है। 2022 तक पहुँचे, यूक्रेन युद्ध के चलते हमारे एक्सपोर्ट्स को, महँगाई को, सबको असर हुआ, तो ये भी नॉर्मल ईयर नहीं था। इसलिए जाके फिर अब उनको लगा कि बस अब बहुत देर हो गई, कुछ तो करना पड़ेगा, तो चलो 2024 को ही बेस ईयर रखते हैं। तो मैंने आपको बेस ईयर की बात की, अब समझते हैं फॉर्मूला, मेथोडोलॉजी और अलग-अलग चीज़ों के वेट्स में क्या बदलाव हुए, क्योंकि यूपीएससी इस प्रकार के प्रश्न पूछती है। और इसमें भी खासकर ये सीडीएस और स्टेट सर्विस वाले प्रोफेसरों की खराब आदत ये है कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में जो डेटा दिया हो सीधा उठा के कट पेस्ट थोड़ा बदलाव करके राइट रॉन्ग पूछ लेते हैं। इसलिए हमें कुछ चीज़ें जो पहले मुझे भी नहीं पता थी, अब हमें पता करनी पड़ेगी कि जैसे ये जेवॉन्स इंडेक्स क्या होता है, यंग इंडेक्स क्या होता है। तो समझते हैं। मान लीजिए ये थाली का भाव बेस ईयर 2012 में 100 रुपये था, अब बढ़ के हो गया है 120। तो मैं कहूँ 20% महंगाई बढ़ी है। लेकिन बाकी भी तो चीज़ों को हमें मॉनिटर करना चाहिए। अब क्या ठीक है, तो मकानों का भाड़ा 30% बढ़ गया, कपड़ों का भाव 10% बढ़ गया, तो एवरेज कितनी महँगाई बढ़ी है? अब क्या, कोई नहीं, ये तुम सिंपल एवरेज निकालो ना, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 3, तो कितना होगा 60 डिवाइड बाय 3, 20% महँगाई बढ़ी है। लेकिन ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि हम इन तीनों चीज़ों को एक समान फ्रीक्वेंसी में यूज़ नहीं करते हैं। तो हमें वेट असाइन करने चाहिए कि मैं डेली, मुझे थाली खानी है, तो मैं इसे 36 टाइम्स वेट असाइन करूँ। हर महीने मुझे मकान का भाड़ा देना है, मैं उसको 18 टाइम्स वेट असाइन करूँ। साल में एक बार मुझे कपड़े खरीदने हैं, तो मैं 6 टाइम वेट असाइन करूँ। मतलब आप समझो, जो चीज़ को आप ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, जिसकी महँगाई से आपको ज़्यादा असर होता है, उस हिसाब से आप वेट्स असाइन करेंगे। अब वेट एवरेज क्या होता है कि 36 टाइम्स ए, 18 टाइम्स बी, 6 टाइम्स सी और टोटल वेट है उसको आप ऐड करो तो कितना होगा 60। आपको वेट एवरेज क्या है, तो पहले यूट्यूब पर जाके सीसेट के आप लेक्चर समझ लीजिए।
कुल मिलाकर ऐसी कुछ एक फॉर्मूला बनेगी। अब मैं वापस से इसमें डेटा एंट्री करूँ, इस नए वेट के साथ मैं अगर सब उसमें डेटा फीड करूँगा तो जवाब आएगा 22% जो बराबर है। तो ये जो वेट एवरेज वाली मेथड है, ये मैंने बताया उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से लोग महँगाई गिनते हैं, अपन कुल मिलाकर कीवर्ड्स तो यही होंगे प्राइस, वेट, बेस ईयर में क्या भाव था, प्रेज़ेंट ईयर में क्या भाव है। उस हिसाब से अलग-अलग चीज़ों का ये सब आप गिनेंगे, सिग्मा मतलब उनको ऐड करेंगे और ये पूरा जो भी निकलता है लास्ट पायर्स फॉर्मूला कही जाती है। लास्ट पायर एक जर्मन स्टैटिस्टिशियन था। अब इसकी ये जो फॉर्मूला है, तो मिनिस्ट्री ने कहा नहीं ये बहुत पुरानी होगी, इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। तो मॉडिफाइड लास्ट पायर्स इंडेक्स या उसे यंग इंडेक्स कहा जाता है, इसे इस्तेमाल किया गया। तो आप समझिए ऊपर जो मोटे स्तर पे महँगाई हम नाप रहे हैं और हर चीज़ को वेट असाइन करना है, जैसे फूड आइटम को नए इंडेक्स में बोला 36% वेटेज, तो ये यंग या मॉडिफाइड लास्ट पायर्स इंडेक्स है। लेकिन इसके नीचे एक और इंडेक्स बनाया गया है। वो इसलिए कि जब हम कहते हैं फूड आइटम 36% वेटेज, अब जो एनएसओ के सर्वेयर हैं वो अलग-अलग दुकानों में जाएँगे, ग्राहकों को पूछेंगे क्या भाव चल रहा है वगैरह। तो जब आप पूछे चावल, तो चावल एक चीज़ नहीं है, उसमें बासमती भी हो सकता है, कोलम भी हो सकता है। अब कौन-सा कितने वेट में लोग खरीद रहे हैं, क्या फ्रीक्वेंसी में खरीद रहे हैं, वो सब अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग डायटरी चॉइसेस के हिसाब से अलग हो सकता है। तो अगर एनएसओ सर्वेयर उसमें ज़्यादा घुसेंगे तो उनकी वर्कलोड बढ़ जाएगी। तो इस कारण से जो नीचे ग्रैन्युलर डेटा है वहाँ पर वो वेट असाइन नहीं करेंगे कि बासमती को 2 टाइम्स वेट असाइन करो, कोलम को 3 टाइम वेट असाइन करो ना। वहाँ पर वो सिंपल कि करंट ईयर में क्या प्राइस है, बेस ईयर में क्या था, उस हिसाब से कर दो डेटा एंट्री, डोंट असाइन वेट्स। तो प्राथमिक स्तर पर, एलिमेंट्री लेवल पर इस तरह से वो गिनना शुरू करेंगे। तो इसे हम कहते हैं जेवन्स इंडेक्स या शॉर्ट इंडेक्स जहाँ पर वेट असाइन नहीं करेंगे और फिर वहाँ से डेटा निकाल के ऊपर ले जाएँगे, फिर कहेंगे अच्छा ये बासमती था ऐसा, रोटी का अ, सब्जियों का, सबका निकालो, उसमें टोटल हम फूड वेट का इतना करते हैं वगैरह-वगैरह बोल के हायर लेवल पे जाएँगे, तब जाके मॉडिफाइड लास्ट पेयर्स फॉर्मूला आती है। ये सारी मेथड याद नहीं रखनी, कीवर्ड्स याद रखने हैं कि अच्छा ये नया यूज़ हो रहा है क्योंकि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो वाले ने एफएक्यू में लिखा है कि ये हम कर रहे हैं। कुछ बार यूपीएससी, आईएएस में तो नहीं पर सीडीएस स्टेट सर्विस में उठा-उठा के पूछती है, तो यू शुड बी अवेयर। अच्छा ये जो पुरानी 2012 की मेथड थी उसमें फूड आइटम्स को 42 से 45% वेटेज असाइन किया था। नए वाले में उसे कम करके 36 कर दिया। क्योंकि एनएसओ का ये कहना है कि धीरे-धीरे पब्लिक की परचेजिंग पावर बढ़ी है, तो जब हम पाई चार्ट बनाते हैं तो वो किस चीज़ पर कितना खर्च करते हैं, तो खाने-पीने के अलावा भी अब बहुत सारी और फैशन आइटम, शूज़, एंटरटेनमेंट, मूवीज़, ओटीटी बहुत सारी और चीज़ों पर उनका पैसा जा रहा है। तो इस कारण से अब फूड इन्फ्लेशन उनको उतना असर नहीं करता जितना पहले करता था, तो उसका वज़न हम कम कर देंगे। अब इससे आरबीआई को भी मौज हो जाएगी, क्योंकि आरबीआई को कानून में ही लिख के बोला है कि आपने महँगाई को सीपीआई के हिसाब से कंट्रोल में करना है और उसका भी टारगेट है कि 2% से कम नहीं, 6% से ज़्यादा नहीं। और अब आप समझिए कि अगर फूड आइटम का वेट कम कर दिया, तो महँगाई पहले जितनी बड़ी नहीं दिखेगी। क्योंकि महँगाई जब हम कहते हैं उसका एक बड़ा कारण होता है फूड आइटम्स। इकोनॉमिक सर्वे ने खुद पाया कि सब्जियों के दाम महीने में 2 बार बढ़ते हैं, दाल के दाम हर 2 महीने में 3 बार बढ़ते हैं, सीरियल्स मतलब गेहूँ-चावल हर साढ़े 3 महीने में और दूध के भाव हर 5 महीने में बढ़ जाते हैं। ये सरकार का खुद का डेटा है। तो अगर ऐसी स्थिति में अगर ये फूड आइटम्स को ही अगर हमने 45% वेटेज दिया होता, जो पहले था ही, तो आरबीआई को हमेशा ये दिखे कि अच्छा ये महँगाई तो 6% से ऊपर चली गई, दिक्कत आ रही थी। अब नए वाली सिस्टम में तो मौज हो गई है, बिल्कुल आसान है महँगाई काबू करना। इन्होंने जो डेटा रिलीज़ किया मैं उसको एनालाइज़ कर रहा था नई सिस्टम के हिसाब से। अब देखिए जनवरी 2025 में इनका कहना है कि इंडेक्स नंबर था 101.67 और जनवरी 2026 1 साल बाद 104.46, तो इधर से इधर कितना है 2.75% ही। तो 2% से कम भी नहीं, 6 से ज़्यादा भी नहीं, आराम से मौज हो गई। अब तो ये हर साल ऐसा ही दिखाते रहे, 2-3% ही महँगाई है, कुछ तकलीफ नहीं है। एक और कांसेप्ट आप समझिए, अगर महँगाई पहले 4% थी उससे 3, 2 ऐसा मैं करवाऊँ तो उसे कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। लेकिन अगर वो 0 से भी नीचे मैं ले जाऊँ कि पहले जो चीज़ मान लो ₹100 की थी अब 99 की हो जाए, ऐसा -1 में चले जाए, तो हम कहते हैं डिफ्लेशन। डिफ्लेशन या अपस्फीति वो अच्छी बात नहीं है। कि क्यों अच्छी बात नहीं है? हमको तो सब सस्ते मिल रहा है, मौज हो गई। पर आप किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि ₹50 का प्याज़ अगर ₹5 में, ₹1 मिल रहा है, तो खुद भी बर्बाद हो जाएगा और बहुत सारे मज़दूरों को काम से निकाल देगा। तो डिफ्लेशन यानी सस्तापा भी बहुत अच्छी बात नहीं है। इट कैन कॉज़ जॉब लॉस। इसके साथ जुड़ा एक कांसेप्ट है फिलिप कर्व। इस कारण से
आरबीआई को कहा देखो सस्ता करना है पर इतना भी नहीं कि 2% से नीचे हो जाए। खैर लेकिन अब तो फूड वेटेज इन्होंने ऐसा चेंज कर दिया कि अब उनको कभी तकलीफ नहीं होगी। एक और कंसेप्ट, जब हम कहते हैं कि जनवरी 2026 में महंगाई थी 2.75%, तो ये अखबार की सुर्खी बन गई, इसे हम कहेंगे सीपीआई हेडलाइन। और आरबीआई को इसे कंट्रोल में रखना है 2 से 6 में। अगर मैं सीपीआई हेडलाइन में से फूड इन्फ्लेशन और फ्यूल इन्फ्लेशन को माइनस कर दूं, तो जो जवाब बचे मान लो 1%, उसे हम कहते हैं सीपीआई कोर इन्फ्लेशन। अच्छा, ये जो सिंपल सी फॉर्मूला या कंसेप्ट मैंने आपको बताई, जीपीएससी, सीएपीएफ अलग अलग परीक्षाओं में बार बार पूछा है। ये सैंपल क्वेश्चन आप देखिए, जवाब तो मैंने टिक कर दिया है 4 3 2 1। हाँ, तो ये याद रख के जाना है। अच्छा मित्रों, 15 फरवरी यानी रविवार को ऑल इंडिया लेवल की फुल लेंथ मॉक टेस्ट अन अकेडमी आयोजित कर रहा है, कि जहां पर सुबह 9:30 बजे जीएस के 100 सवाल, 2:30 बजे सीसेट के 80 सवाल यूपीएससी की पैटर्न पे होंगे। तो आप में से जो विद्यार्थी सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं या कंप्लीट करने की कगार पे हैं और अब अपना ऑल इंडिया परफॉर्मेंस नापना चाहते हैं, तो इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी। रविवार को आप ये टेस्ट दे सकते हैं, फ्री में ऑनलाइन दे सकते हैं, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। तो मैंने आपको फॉर्मूला की बात की, अभी मेथोडोलॉजी और वेट के बारे में बात करते हैं। मेथोडोलॉजी मतलब कहाँ से कितना डेटा आप कलेक्ट करोगे। तो पुरानी मेथड में 40 जात की सर्विसेज को नाप रहे थे कि एजुकेशन सर्विस, एंटरटेनमेंट सर्विस, ये वो। अब उसको बढ़ा के कर दिया 50, क्योंकि उसमें आप समझो पहले मान लो न्यूज़ टीवी चैनल वो देख रहे होंगे, उसका क्या प्राइस चल रहा है। अब उसमें इन्होंने ये सब एंटरटेनमेंट, नेटफ्लिक्स, प्राइम वगैरह ओटीटी सब्सक्रिप्शन की भी फीस नापना शुरू किया। तो एक ये सुधार हुआ। दूसरा, ये अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट से भी वो अलग-अलग चीज़ों का प्राइस नापेंगे और बड़े शहरों में क्या उसका पैटर्न चल रहा है उसे देखेंगे। तीसरा, एरोप्लेन और रेलवे की टिकट आजकल लोग ऑनलाइन बुक करते हैं, मेक माई ट्रिप वगैरह, तो वहाँ भी क्या भाव चल रहे हैं उसको नापा जाएगा। तो मेथोडोलॉजी में ये बदलाव है। उसी प्रकार गुड्स, फिजिकल वस्तुओं में पहले से ज़्यादा चीज़ों को ऐड किया गया है, टोटल आइटम पहले के मुकाबले इतनी ज़्यादा हैं। अच्छा, ये इन्होंने इतनी ज़्यादा आइटम ऐड की, उसके पीछे क्या लॉजिक या डेटा सेट है? तो 2023-24 में किया गया हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, उस हिसाब से उन्होंने ये लिस्ट अपडेट की है। क्या ये सब याद रखना है? स्टेट सर्विस वाले मैंने आपको बताया पीआईबी से सीधा उठा-उठा के पूछते हैं, तो अब दे रहे हैं तो याद करके जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये सारा डेटा कहाँ अपलोड होगा? वेबसाइट का नाम याद रखना है, ई-सांख्यिकी पोर्टल, जो मोस्टली मिनिस्ट्री की एक वेबसाइट है। और अब इन्होंने तय किया है कि पहले जो 10 साल का डिले हो गया है, ऐसा नहीं, अब हर 3 से 5 साल में हम बेस ईयर और बास्केट ऑफ कमोडिटीज ये सबको अपडेट करते रहेंगे। एक और प्रश्न, हमने कहा ये फूड आइटम्स को इतना वजन असाइन किया है, तो सरकार भी गरीबों में मुफ्त अनाज बांटती है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत एक योजना है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को बांट दो, तो वो अनाज का क्या भाव चल रहा है, सरकार को वो क्या प्राइस में पड़ा, ये सब गिनना चाहिए कि नहीं? तो जवाब है वो सब नहीं गिना जाएगा, क्योंकि आईएमएफ का ये कहना है कि जब भी आप महंगाई नापते हैं तो ऐसा सब्सिडी इन काइंड, वस्तु के रूप में जो मुफ्त में बांटा जा रहा है, उसका भाव नहीं नापना चाहिए। हाँ, तो मित्रों, सीपीआई में जो अलग-अलग चीज़ वस्तुओं के प्राइस को मॉनिटर कर रहे हैं, पहले उसे 6 ग्रुप्स में विभाजित किया जाता था। उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज था फूड बेवरेजेस का, फिर मिसेलेनियस, हाउसिंग, क्लोथिंग वगैरह 6 चीज़ें थी। अब जो नई सिस्टम आई है, उसमें उन्होंने कहा कि 6 नहीं 12 डिवीज़न करते हैं, और उसमें भी सबसे ज़्यादा वेटेज तो फूड बेवरेजेस को है, फिर हाउसिंग, फिर ट्रांसपोर्ट, क्लोथिंग। पूरी लिस्ट दी है, वीडियो पॉज़ करके देख लो। 4 3 2 1। अच्छा, प्रश्न तो ये 12 डिवीज़न करने की नौबत क्यों आई? क्योंकि यूनाइटेड नेशन के स्टैटिस्टिक डिवीजन की ऐसी एक सीओआई सीओपी मेथड है, उस हिसाब से उन्होंने कहा कि ये सब चीज़ों का 12 ग्रुप में, 12 डिवीजन में डालिए। अब जो पुराना 6 मेथड वाला ग्रुपिंग था, उस हिसाब से मान लो फूड बेवरेजेस, तो रूरल एरिया में इतना वेटेज, अर्बन एरिया में इतना वेटेज, और फिर 2024 के हिसाब से इतना-इतना चेंज हुआ। फिर दोनों को कंबाइन करो ऑल इंडिया लेवल का, तो पहले इतना वेटेज, नए में इतना वेटेज, ये सब चल रहा है। इसका कोई अंत नहीं है। हालाँकि कुछ 4-5 चीज़ें हमें याद रखनी है अलग-अलग परीक्षाओं के लिए, कि देखिए हाउसिंग, तो पहले गाँव वाला जो इंडिकेटर या बेंचमार्क बनाया जाता था, उसमें हाउसिंग का कोई वेटेज था ही नहीं। मतलब वो शायद ये सोच रहे थे कि गाँव में तो सबके या तो खुद के मकान है या झोपड़े में रहते हैं, तो कोई महँगाई का दिक्कत है नहीं। लेकिन अब उसको भी वेट असाइन किया गया है। तो ये पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि रूरल हाउसिंग को भी वेटेज रखा गया है, दैट इज़ वन थिंग।
ये 6 ग्रुप वाली मेथड हुई। अब आप देखेंगे कि रूरल और अर्बन की जो महंगाई है, उसके लाइन्स हमेशा सेम नहीं रहते। रूरल वाला ब्लू ऊपर जा रहा है, अर्बन वाला कुछ और जा रहा है। ये जो बीच में एरिया है, उसे आप क्या कहेंगे? इसको वेज भी बोल सकते हैं या फिर इसको डाइवर्जेंस भी बोल सकते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि दोनों ही जो इंडिकेटर्स हैं, उसमें अलग-अलग चीज़ों को अलग-अलग वेट असाइन किया है। ये एक बात हुई। आगे, जो नई मेथड है जिसमें 12 डिवीज़न में चीज़ वस्तुओं को क्लासिफाई किया, तो इसमें भी हर एक का क्या वेटेज है, ये इधर दिया है। बहुत ज़्यादा लोड इसका लेना नहीं है। जानने लायक 4-5 मुद्दे क्या, कि फूड आइटम्स को पहले जो 42% वेट था, वो कम करके 36% कर दिया। हाउसिंग, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट आदि के वेटेज को पहले से बढ़ाया है। अब इसमें मतलब कुछ भी रैंडम इधर से इधर पूछ के मैं एमसीक्यू करूँ, उसका तो कोई अंत है नहीं। तो एक हद से ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहिए। 4-5 मेन मुद्दे मैंने आपको बता दिए। अच्छा, वीडियो पॉज़ करके आप ये क्वेश्चन ट्राई करिए। 4, 3, 2, 1। हाँ, तो देखिए, पहला तो सही है कि ये प्राइस इंडेक्स मतलब वो एवरेज नाप रहा है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया कि कैसे पिछले साल के मुकाबले आपको महँगाई नापनी है। तो पिछले साल 110 था, अभी 121 है, तो इधर से इधर कितना बढ़ा? 21% नहीं बढ़ा भाई। अब मैथ्स गिनो, 121 माइनस 110 डिवाइड बाय 110 टाइम्स 100, तो जवाब भी 10% ही आएगा। यानी दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? नहीं, 21% आएगा, तो गलत है। मतलब ये मैथ्स या सीसेट का ज्ञान है, लेकिन उन्होंने जीएस में पूछा। यूनिक क्वेश्चन, इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, पहली बार मैंने ये देखा। भाई ऐसा पूछा उन्होंने। हालाँकि ये भी मैं हर साल पढ़ाता ही हूँ शुरुआत में, ये ऐसे गिना जाता है। अच्छा मित्रों, ये नई मेथड के हिसाब से सबसे पहला इन्होंने जो डेटा रिलीज़ किया है, वो जनवरी 2026 के लिए। कब रिलीज़ किया है? अभी फ़रवरी में, कल। अब इन्होंने यहाँ पर दिखा है कि देखो, टॉप 5 स्टेट्स जहाँ पर सबसे ज़्यादा महँगाई है, तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक। इंटरेस्टिंगली इसमें से ज़्यादातर रूलिंग पार्टी के स्टेट्स नहीं है। अगर होते तो शायद क्या ये दिखाते ऐसा डेटा अलग से, मतलब ये हाइलाइट करने की क्या इनको ज़रूरत पड़ी? एनीवेज़ उन्होंने डाला है, तो मैंने आपको बता दिया। मित्रों, मैंने आपको पढ़ाया सीपीआई, लेकिन ये एक नहीं, ऐसे तो अनेक इंडाइसिस हैं। कि सीपीआई रूरल, अर्बन, ऑल इंडिया, फिर अलग से कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, अलग से हाउसिंग इंडेक्स, जो नए मेथड में कहाँ हम बनाएँगे, ये सब मोस्पी संस्था बनाएगी। अलग से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर का, वेज रेट इंडेक्स, रूरल लेबरर्स, एग्रीकल्चर लेबरर्स, ये सब बनाया जाता है, पर वो लेबर मिनिस्ट्री के नीचे लेबर ब्यूरो, वो ऑफिस बनाती है। अलग से होलसेल प्राइस इंडेक्स, वो कॉमर्स मिनिस्ट्री के नीचे एक इकोनॉमिक एडवाइजर होता है, वो बनाता है। ये सब याद रखना है, जब याद रखना है। वो कुछ बार पूछते हैं, "अच्छा, ये वाला कौन बनाता है?" अब आपको प्रश्न होगा, अपन इतने सारे इंडाइसिस बनाने की क्या जरूरत है? हर एक के अलग अलग उपयोग है। कि जैसे ये सीपीआई एग्रीकल्चर लेबरर्स वाला जो महंगाई दर नापा गया, तो मनरेगा, जिसका नया नाम है विकसित भारत जी राम जी, उसमें मान लो मजदूर को एक दिन काम करने के पहले 200 रुपये मिले थे। अब क्या महंगाई बढ़ी है इस बेंचमार्क के हिसाब से, तो 220 रुपये। तो ये इसका उपयोग हुआ। सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर क्यों निकाला जाता है? क्योंकि अलग अलग सेक्टर में मजदूरों की मिनिमम वेजेस, न्यूनतम वेतन क्या होना चाहिए, या जो सरकारी नौकरी करते हैं तो उनको महंगाई के साथ-साथ और पैसा मिले, डियरनेस अलाउंस, यानी कि महंगाई भत्ता, वो नक्की करने के लिए इस बेंचमार्क की ज़रूरत पड़ती है। और सीपीआई ऑल इंडिया, तो उसका तो कानून में ही लिख दिया है आरबीआई एक्ट में, कि आरबीआई ने इसे 2 टू 6% की रेंज में कंट्रोल करना है। अच्छा मित्रों, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के बीच क्या फ़र्क है? सीपीआई में जब भी डेटा एंट्री होती है, तो प्राइस प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक प्राइस प्लस जीएसटी नापा जाता है। इसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों का प्राइस डेटा एंटर किया जाता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स थोड़ा अलग है। वो व्यापारियों के पॉइंट ऑफ व्यू से महंगाई को नाप रहा है। तो वहां पर वो केवल प्राइस का डेटा एंट्री करेगा, जीएसटी वगैरह की डेटा एंट्री वो उधर नहीं करेगा। क्योंकि जो व्यापारी हैं, उनको जीएसटी समझो वो सब माफ हो जाता है, जिसे हम कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। उसके बारे में मैं इसी चैनल पर और वीडियो बना चुका हूँ। होलसेल प्राइस इंडेक्स में केवल गुड्स यानी फिजिकल वस्तुओं के महंगाई को नापा जाता है, सर्विसेज को वो नहीं नापता। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन ये है कि एक हम होलसेल प्राइस इंडेक्स जैसा ही नया इंडेक्स बनाए, प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स, कि उसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों को नापो, लेकिन केवल प्राइस नापो, जीएसटी की डेटा एंट्री मत करो। तो डब्ल्यूपीआई वाला ही मजा, लेकिन सर्विसेज के साथ तो होगा प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ये कुछ महीनों के बाद शायद आएगा, मैंने आपको एडवांस में बता दिया। अच्छा, वीडियो पॉज़ करके एक और क्वेश्चन ट्राई करें। 4, 3, 2, 1। ये प्रश्न क्या कह रहा है कि आरबीआई डब्ल्यूपीआई के हिसाब से महंगाई को रोकने की कोशिश करते, जवाब है नहीं, हमने आगे देखा ना भाई, सीपीआई के हिसाब से। सो 3 इज रॉन्ग, तो अपने हिसाब से डी चला गया।
ही चला गया। नाउ यार 50-50 बाकी दो स्टेटमेंट वो करेक्ट है कि WPI उसमें सर्विसेज नहीं नापी जाती तो वो करेक्ट है, और WPI के मुकाबले CPI में फूड का वजन ज़्यादा रहता है। और ये सब असल में मेरी इस इकोनॉमी की बुक मेरे कोर्सेज में मैं हर साल पढ़ाता हूँ। हालाँकि आप समझिए कि यूपीएससी ऐसी परीक्षा है कि एक ही सवाल वो हर साल नहीं पूछेंगे। तो ये ऐसी बात है कि मैंने एक बार पढ़ा, 3-5 साल में एक बार वो चीज़ रिपीट साइकिल में आए। बट फैक्ट्स आर इम्पोर्टेंट। अगर कोई आपको ये कह रहा है कि नहीं इकोनॉमी के नाम पे केवल कांसेप्ट्स आर इम्पोर्टेंट और ये वो, तो वो सब भ्रमित कर रहे हैं आपको। सब कुछ पढ़ के जाना चाहिए। जब हम बात करते हैं पूरी इकोनॉमी की, तो उसमें ये जो बजट टैक्सेशन का चैप्टर है, एक ज़माना ऐसा था कि मुश्किल से यहाँ से 0 से 1 सवाल आ रहे थे। 2025 का पेपर अचानक ऐसा आया कि 6 सवाल पूछ लिए। हालाँकि उसमें से 5 तो ऐसे थे सिंपल थियरी ही पूछी थी, लेकिन मेरा ये पॉइंट है कि ऐसे ये एक्सेल जगलिंग करके आपको दिखाने वाले ये वाला चैप्टर कम इम्पोर्टेंट है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनके चक्कर में मत रहो। सारी चीज़ें आपके पास सुकून से आपको पढ़ना चाहिए। शॉर्टकट लेने मत बैठो। मित्रों, इसके अलावा भी महँगाई के नाम पे बहुत सारे प्रीवियस ईयर उन्होंने सवाल पूछे हैं। आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक वाइज़ पेपर सेट unacademy.com/content/upsc/डाउनलोड से। बाकी इकोनॉमी के पूरे साल के अपडेट्स के लिए हर साल मेरी एक एनुअल सीरीज़ आती है, तो 2026 में विन 26 चल रहा है और इसमें टाइम पास नहीं, प्रॉपर पावर पॉइंट हैंडआउट के साथ पढ़ाई हो रही है। इसका पहला लेक्चर 5 फरवरी को कंप्लीट हो गया, जहाँ पर मैंने पिलर 1AB मतलब यूपीआई, बिटकॉइन, मॉनेटरी पॉलिसी, बैंक एनबीएफसी क्लासिफिकेशन के अपडेट्स देखें। तो इस सीरीज में एक लेक्चर ऑलरेडी 5 तारीख को हो चुका है, दूसरा लेक्चर 25 तारीख बुधवार रात 9 बजे होने वाला है, जहां पर हम पिलर 1C शेयर मार्केट, पिलर 1D इंश्योरेंस पेंशन की तैयारी करेंगे। और ऐसे एक नहीं, दो नहीं, 8 लेक्चर होने वाले हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप लाइव स्ट्रीमिंग में देख भी सकते हैं, हैंडआउट मटेरियल डाउनलोड भी कर सकते हैं। अनलॉक कोड याद रहे mrunal.org। Unacademy. Let's crack it.